बहस चल रही है बहुत बड़ी। क्या नए सूबे बनने चाहिए, क्या नए सूबे ज़रूरत हैं या महज एक ख्वाहिशें हैं, क्या हकीकत है? मेरे ख्याल में इंतज़ामी तौर पर सूबे बहुत ज़रूरी हैं। मकामी यूनिट्स हों, लोकल यूनिट्स हों, तो इख्तियारात हों निचली सतह पर। हम बचत प्रोग्राम पे जाएं तो वहाँ सबसे पहले बचत प्रोग्राम का बेड़ा गर्क तो हम कर रहे हैं कि हमारे रोज़ की बुनियाद पे सुबह लाहौर टाइम, हाई कोर्ट टाइम चल रहे हैं। इस डिवीज़न के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको देखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे। हम यहाँ से उन सियासी रहनुमाओं को इतनी बसीरत, इतना पावरफुल करें कि वो अपने शहर के फैसले खुद करें। जब कोई लीडर पब्लिक के साथ राब्ता अपना तोड़ लेता है तो फिर पब्लिक उससे राब्ता तोड़ लेती है। लाहौर में 1200-1400 पुल बना दें और हम देख रहे हैं कि वहाँ ट्रेनें भी चल गई, ट्रामें भी चल गई, सब कुछ वहाँ चल रहा है। हम देखें, मुंह बैठ के देख रहे हैं। हमेशा से ही ऐसे होता है कि जब आपने चीज़ें बांटने की बात आती है ना, तो सबसे पहले लाहौर को एक बड़ा शेयर मिलता है। जितना आप अफसरान दूर होंगे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। हमने ऐसे निज़ाम का क्या लेना जहाँ मेरा हक लाहौर का आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एक बहस चल रही है बहुत बड़ी कि क्या नए सूबे बनने चाहिए, क्या नए सूबे ज़रूरत हैं या महज क्या अफवाहें हैं, क्या हकीकत है। और जो अभी 28वीं तरमीम के हवाले से भी ये चीज़ें ज़ेर बहस हैं कि वहाँ पर भी नए सूबों के हवाले से जो बाज़गश्त है वो सामने आ रही है। तो क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड है, आखिर इसमें क्या रखा है, क्या पुराने सूबे लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे? तो इस मौजू पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं पैनल का तारफ़ करवा दूँ। मोहम्मद बिलाल डोगर साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट फैसलाबाद प्रेस क्लब। इशफाक हाशमी साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट। जहांगीर अशरफ साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट। तो सबसे पहले बिलाल डोगर साहब का रुख करते हैं। बिलाल डोगर साहब, मुझे बताइएगा, ये एक बड़ी बहस है कि सूबे बनने चाहिए, ये कुछ मुतासर हो रहा है लोगों का। तो आखिर फैसलाबाद के लोगों को नया सूबा क्यों चाहिए? चौधरी अब्दुर्रहमान गुजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बड़ा अहम मुद्दा है, बहुत अहम मौजू है। और मेरे ख्याल में जब हम एक बात करते हैं ताकत की मुंतकली का, तो बल्दियात भी पाकिस्तान में, हम अमूमी तौर पे आप और मैं प्रोग्राम करते होते हैं तो हम ये जिक्र करते हैं कि बल्दियात पाकिस्तान में हमेशा आमराना दौर में आया है। लेकिन आमराना दौर में जो होने वाली बल्दियात है उसमें ताकत की मुंतकली आम आदमी तक हुई, पावर जो नाज़मी निज़ाम था। लेकिन जब जमहूरियत आई तो लंगड़ा लूला सा निज़ाम आता है जिसमें एक चेयरमैन, बल्कि एक मेयर की हैसियत मेरे ख्याल में किसी मुंशी से बढ़ के नहीं होती, कि वो अपनी हैसियत से कुछ करवा ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में इंतज़ामी तौर पर सूबे बहुत ज़रूरी हैं। पूरी दुनिया में ही होता है। अच्छा, पाक फैसलाबाद की अगर आप तादाद की बात करें, कमोबेश कोई 96-97 लाख, जो पोलियो के हम वर्कर से पूछें तो 96-97 लाख तक तादाद जा चुकी है। अक्रॉस द बोर्ड हम इसे करोड़ कहते हैं, डिवीजन की हम 1.5 करोड़ कह लेते हैं। अब 1.5 करोड़ वाले 6 मुल्क बन जाते हैं, हम एक शहर डिवीज़न लेके बैठे हुए हैं। तो फैसलाबाद के लोगों को तो लाहौर के नज़दीक होता सानू वैसे नुकसान बहुत है कि हमारे जितने प्रोजेक्ट, हमें अभी तक मेट्रो नहीं मिली, शुरू हो गई है लेकिन अब तक ये चलनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियत यहाँ होनी चाहिए थी। यहाँ हाई कोर्ट का बेंच नहीं है, यहाँ सहाफ़ियों के लिए कॉलोनी नहीं है, यहाँ बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनको सिर्फ चीखो पुकार होती रही, लेकिन उनके ऊपर आवाम को उनका राइट नहीं मिला। यहाँ देखें, अभी भी फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे, कनाल एक्सप्रेस वे पर 3 अंडरपासेस हैं, उसके अलावा अंडरपास नहीं है, फ्लाई ओवर्स नहीं है। क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है क्योंकि फैसलाबाद को एक बड़े डिवीज़न के करीब होने का नुकसान है कि हमारा फ़ंड, जब भी आप अमूमी तौर पे आप खबर देते हैं कि फ़ंड जी पंजाब गवर्नमेंट ने ले लिया चाहिए था, तो जिस डिवीज़न का फ़ंड है उसके ऊपर लगने दें, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि ये सूबा बन जाता है, हम फ़र्ज़ करते हैं फैसलाबाद डिवीज़न या कोई भी डिवीज़न, इसका इम्पैक्ट आम शहरी पे क्या आएगा? बहुत आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाई कोर्ट बेंच अपना होगा, लोगों को एक इंसाफ के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। आप देखें, फैसलाबादियों के लाहौर केसी जाकर उठा के देख लें। हाशमी साहब जो जहांगीर साहब बैठे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप खुद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं 40% से ज़्यादा यहाँ के केसेस हैं। वो आमदोरफ्त, वो जाना, वो अखराजात। जब हम आज पेट्रोलियम मसनूआत पे हम बात कर रहे हैं कि हम बचत प्रोग्राम पे जाएं, तो वहाँ सबसे पहले बचत प्रोग्राम का बेड़ा गर्क तो हम कर रहे हैं कि हमारे रोज़ की बुनियाद पे सुबह लाहौर टाइम, हाई कोर्ट टाइम चल रहे हैं और बड़ी तादाद में जा रहे हैं। यहाँ 8 ट्रेनें बंद करने का फैसला है। उस मौके पर यह देखा जाए कि इंतज़ामी तौर पर इस पूरे ढांचे को इतना सॉफ्ट किया जाए कि लोगों को इंसाफ का असूल उनकी डोर स्टेप पे हो। और डोर स्टेप का मकसद है कि हर आदमी का हक है कि फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल 1 है, सरगोदा से आवाम आ रही है, ननकाना से आ रही है, कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ डायलिसिस के लिए कोई मौसम निज़ाम नहीं है, एक MRI है, और 2-3 वो सिटी स्कैन है, वो माशाल्लाह महीने 25 दिन खराब होंदियाँ, 5 दिन चलदियाँ। तो हमने ऐसे निज़ाम का क्या लेना जहाँ मेरा हक लाहौर खा रहा है, मेरा हक दीगर शहर खा रहे हैं। और देखें,
मुल्तान में मेट्रो बन जाती है, रावलपिंडी में बन जाती है इस्लामाबाद की वजह से। हमारा गुनाह क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमारा हक क्यों नहीं है? बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ अच्छी नहीं हैं, तालीम का निज़ाम अच्छा नहीं है, मौसम नहीं है, सेहत का निज़ाम नहीं है, तालीमी इदारे अच्छे नहीं हैं। तो देखिए इन सब को आप जब देखेंगे ना तो मेरे ख्याल में इस शहर को महरूम रखा गया तरक्की से। और तरक्की देने के लिए मैं बरतानिया के 3-4 साल जर्नलिज्म किए, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इन्हें छोटे सेक्टर्स में तकसीम करना चाहिए, ताकि जो मैंने वहाँ देखा है कि हर बारो पावरफुल होती है, हर मेयर या हर को जो इलाका होता है जैसे लंदन है, मुख्तलिफ है, वो पावरफुल है, वो बाइख्तियार हैं। यहाँ इख्तियार सिर्फ एक हद तक है। और लाहौर में 1200-1400 पुल बना दें और हम देख रहे हैं कि वहाँ ट्रेनें भी चल गई, ट्रामें भी चल गई, सब कुछ वहाँ चल रहा है, हम देखें मुंह बैठ के देख रहे हैं। चलो ये मैं भी इशफाक हाशमी साहब की तरफ जाता हूँ। हाशमी साहब मुझे ये बताइएगा, ये वाक़तन ये ऐसे है कि अगर फैसलाबाद कैपिटल हो तो यहाँ पर लाहौर जितनी डेवलपमेंट हो जाएगी? नो डाउट जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि किसी भी इलाके की जो तकसीम है वो ज़ाहिर करती है कि इसके पास क्या प्लान है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके आबादी जो है वो कितनी है और इसके इनकी बुनियादी ज़रूरियात क्या है। असल में बात ये होती है कि सक्सेस ऑफ एनी गवर्नमेंट जो है ना वो ये है कि शहरियों को डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ की फराहमी। बिल्कुल। एक छोटी सी मिसाल मैं आम फहम जो है ना वो देता हूँ। एक बंदे के 2 बच्चे हैं, एक बंदे के 8 बच्चे हैं। सैलरी 2 बच्चों का जो बाप है उसकी भी मसलन 1 लाख रुपया है और जिसके 8 बच्चे हैं वो भी 1 लाख रुपया लेता है। आप ये बताएं कि वो जो उस सैलरी में वो 2 बच्चों वाला बाप जो है वो ज़्यादा बेहतर अपने बच्चों की परवरिश कर सकता है या 8 बच्चों वाला बाप जो है बेहतर परवरिश कर सकता है? इसलिए मतलब सूबों की जो तकसीम है ना, जो नया एक अंदाज़ा है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सूबे। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा, ये एक डिबेट है, डिबेट चल रही है, मीडिया पे भी बड़ी चल रही है, पब्लिक में ये डिबेट है? जी, पब्लिक में ये बात हो रही है मगर उस बुनियाद पे अभी नहीं आई, चूँकि अभी जो ज़रखेज़ ज़हन है ये बात उन्हीं तक, उनमें ये डिस्कशन चल रही है। पब्लिक में लोअर रूट पे ये चल तो रही है मगर बहुत नॉर्मल सी। अच्छा, उसमें जैसे डोगर साहब ने बात की है कि लाहौर में ये सारा कुछ बन रहा है, ये खरब रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं लाहौर में, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर लाहौर में ये प्रोजेक्ट ना बनते तो आज लाहौर की हालत जो है वो बहुत बुरी होती। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर ये फैसलाबाद में क्यों नहीं? अब ये देख लें, बेसिक हमारी ज़रूरत है हाई कोर्ट बार बेंच, मगर यहाँ से मतलब ये इट्स वेरी ट्रू कि 40% केसेस फैसलाबाद के हाई कोर्ट बार जो है हाई कोर्ट लाहौर में जाते हैं। तो वो 40% जो पब्लिक है उनको फैसिलिटेट उनके डोर स्टेप पे क्यों नहीं किया जाता? तो इस के साथ साथ मैं कहूँ ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके लिए भी यहाँ सुबह बनने के बाद वो कोई प्रॉब्लम उसकी जो है ना एज सच वो सामने नहीं आएगी। वो अपने वसाइल से गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करती होती है, मगर ये अपने वसाइल से भी अपना सुबह चलाने की पोजीशन में हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ फैसलाबादी। चलें, थैंक यू। जहांगीर अशरफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि एजुकेशन के हवाले से आप बड़े सालों से काम कर रहे हैं, तो इसका कोई एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई ये नौजवानों में या टीचर्स में कोई ऐसी सोच पाई जाती है? अच्छा, नो डाउट, जब आप इंतज़ामी यूनिट और छोटे इंतज़ामी यूनिट्स की बात करते हैं तो आप देखें पूरे पंजाब में जो हुकूमत बैठी है वो लाहौर बैठी है और तख्त लाहौर कहा जाता है। और अगर देखें कि एजुकेशन की बात करें स्पेसिफिकली तो फैसलाबाद का टेम्परेचर डिफरेंट होता है और मरी का टेम्परेचर डिफरेंट है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट जब छुट्टियाँ अनाउंस करता है तो वो सबके लिए कर देता है। तो अगर जितने छोटे इंतज़ामी यूनिट्स होंगे तो इंतज़ामी तौर पर फैसले करना, अपने एकेडमिक कैलेंडर को सेट करना वो डिफरेंट होगा हर सूबे में, अगर छोटे इंतज़ामी यूनिट्स की बात करें। अब फैसलाबाद में हार्श वेदर होता है बहुत ज़्यादा, जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, आज के दिनों एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैट्रिक के भी रिसेंटली ख़त्म हुए और इंटर के आज से स्टार्ट हुए इंटरमीडिएट के। तो आप एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इतना हार्श वेदर है, पसीना, और हमारे यहाँ अल्टरनेट सरकारी स्कूल्स में बिजली का इंतज़ाम ही नहीं होता, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है
तो अगर मकामी यूनिट्स हों, लोकल यूनिट्स हों, तो इख्तियारात हों निचली सतह पर और पता हो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में या अगर इसको प्रोविंस बनाया जाता है इस डिवीज़न को, तो इस डिवीज़न के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको देखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करें पूरे पंजाब में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की टीचिंग के हवाले से 2018 के बाद से अभी तक भर्तियाँ नहीं हुई, तो अगर लाहौर में टीचर पूरे हैं नहीं, तो ये फैसलाबाद या अच्छा बाकी इदारों का क्या कसूर है इसमें? अच्छा, ये कैपिटल में पूरे हैं, बाकी सूबों में, बाकी इज़ला में नहीं है। अब देखिए, हमेशा से ही ऐसे होता है कि जब आपने चीज़ें बांटने की बात आती है ना, तो सबसे पहले लाहौर को एक बड़ा शेयर मिलता है। रिक्रूटमेंट में भी सबसे बड़ा शेयर लाहौर को मिलता है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सबसे बड़ा शेयर लाहौर को मिलता है। वो भी उन्हें मिल हाँ, गए। अब कोई भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा तो सबसे पहले लाहौर में उसका बनेगा, चाहे वो पायलट प्रोजेक्ट उसको कहें, जो भी कहें। तो फंड्स अगर एजुकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबसे बड़ा पोर्शन हमेशा लाहौर को ही मिलता है। अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स के हवाले से ये बताइएगा कि अभी यहाँ पर जो बात आपकी चल रही है तालीम के हवाले से, तो शुबा तालीम फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे होता है, सीएम यहाँ पे होते हैं, तो उससे कोई बेहतरी का इम्कान होगा? क्योंकि बहुत सारे सीएम वो लाहौर की हालत भी नहीं बदल सके थे। अच्छा, इसमें सबसे जो बड़ा तो मैं कहता हूँ एकेडमिक कैलेंडर और फैसिलिटीज़। अब देखिए, सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें ना, तो स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो इस वक्त आवाम की प्रायोरिटी होती है कि प्राइवेट सेक्टर में मेरा बच्चा चला जाए। वो कि अगर उसके पास बिल्कुल ही उसकी सकत नहीं है फीसें अफोर्ड करने की, तो फिर वो मजबूरन वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भेजता है। लेकिन अगर जितने छोटे इंतज़ामी यूनिट्स होंगे, आपको पता है कि कैपिटल जो है हमारा इस्लामाबाद, उसके गवर्नमेंट के स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत बेस्ट है, क्योंकि बहुत छोटा यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेशन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर उसी को एग्जांपल देख लें कि सिर्फ कैपिटल एक जो इंतज़ामिया है वो अपने सिर्फ कैपिटल को देख रही है, तो वहाँ तमाम गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे हैं, तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। उससे कंपैरिजन करें पंजाब में, तो लाहौर में कुछ कॉलेजेस, कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे हैं जो बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कि सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल छतरी के नीचे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे फैसलाबाद में भी अगर आप दूर चले जाएँ तो देहात में, तो वहाँ आपको उतना इंतज़ाम जो है वो पुअर नज़र आता रहता है। तो जितना आप अफसरान दूर होंगे उतने ही आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। तो अगर पंजाब को तकसीम करके मुख्तलिफ छोटे यूनिट्स बनेंगे, उतने ही अफसरान करीब तरीन मौजूद होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी, इदारों के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, इदारों का जो मेयार है वो बेहतर होगा। चले, मैं दोबारा बिलाल डोगर की जानब जाऊँगा। तो यहाँ पर नाज़रीन, बहुत जो अभी की डिबेट चली है उसके मुताबिक, क्योंकि पंजाब की जो आबादी ऑलमोस्ट 13 करोड़ थी जो लास्ट सेंसस हुए हैं, तो अभी अगर 2.5% के हिसाब से भी हम बात करें तो 2-3 सालों में ये अच्छी खासी बढ़ गई है और शायद ये 14-15 करोड़ के लगभग हो। जो मुतात अंदाज़ा उसके मुताबिक फैसलाबाद की जो बात हुई है कि 1 करोड़ के करीब आबादी है। तो बहुत सारे दुनिया में ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी आबादी ये 15 करोड़ से कम है, तो वहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। इंडिया में इवन जो 26-27 जो प्रोविंस है, स्टेट्स कायम की गई हैं, चाइना की बात कर लें, किसी भी मुल्क की बात कर लें, तो पंजाब जैसे कई ममालिक मिल जाएंगे। बिलाल डोगर साहब, सियासत से भी गहरा शगफ है आपका, तो वाक़ता नहीं ये किसी जमात के ख़िलाफ़ जो है वो प्लान किया जा रहा है या जेन्युइन पब्लिक डिमांड है? मैं इस पर थोड़ा वाइजली ये कहूँगा कि फैसलाबादियों को इख्तियार है वो अपनी सियासी जमात भी बनाएं और अपने सियासी कायदीन का चुनाव करें। ये कोई पुतली तमाशा तो नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बादशाह खड़ा हो जाए और सारे उसके पीछे कामयाब वही होता है जो इस्लामाबाद लाहौर से उठे। देखें, हमें तो नहीं पता लगा किसी सियासी जमात ने फैसलाबाद में कोई वजारत दी हो अब या वजारत आला दी हो, तो इसलिए देखें, हाँ, मंजूर वट्टू साहब तांदरावाला से बन के गए थे, वो भी अपने हल्के तांदरावाला से बन के गए थे, और क्या उन्होंने फैसलाबाद के लिए तब कुछ किया था? फिर वही बात जो तख्ते लाहौर वाली बात आती है, जो लाहौर बैठ जाता है वो वहीं जमूद का शिकार हो जाता है। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे भी हर शहर, हर डिवीज़न के तौर पर सियासी जमातों को जा देखें। लाहौर के अंदर अब आपको पता है कि एग्रीकल्चर नहीं रही। फैसलाबाद डिवीज़न में एग्रीकल्चर बहुत बड़ी तादाद में है, जिसमें आपकी गंदम है, आपकी कपास है, क्योंकि आपके तांदरावाला बेल्ट में कपास है, आपके जो गन्ना है वो हमारे अभी नाड़वाला ज़्यादा है, आपके झंग बेल्ट के अंदर कपास और गन्ना दोनों है, यहाँ चावल भी है, यहाँ गंदम भी है। हम खुद मुख्तार हैं ज़राअत के हवाले से, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब आटा महंगा होता है तो फैसलाबादियों को सस्ता आटा मिलता है? जिसका जवाब है गलत, नो। अगर इसी इंतज़ामी ढांचे के अंदर रियासत आना साहब ने कहा था कि झंग, टोबा, चुनियोट, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, इसको एक मगरबी पंजाब बनाया जाए, तो अगर हम साहिवाल, ओकाड़ा इनको देख लें, हमारे पास आलू भी होगा, कपास भी होगी, गन्ना भी होगा, चावल भी होगी, मकई भी होगी, ये सब आ गया। हम ज़रूरी तौर अब अच्छा फैक्ट्रियाँ आपके पास, अब आप एक्सपोर्ट में पाकिस्तान की कुल जो बरामदात है उसके अंदर
19 अरब डॉलर की अगर एक्सपोर्ट जाती है ना, तो कमो बेश 12-13 अरब डॉलर फैसलाबाद दे रहा है, यानी कि 60%। अब जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की मजबूरी, उसमें 60% फैसलाबाद का शेयर है। जब हम आएंगे टॉप पे, हम कहेंगे जी हमारा रेवेन्यू है। यहाँ खातों के मसले भी पढ़ने हैं। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा, आपने कहा कि यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच, अगर हाई कोर्ट बेंच बन जाता है यहाँ पर, जैसे डिस्ट्रिक्ट को अभी जो है वो पावरफुल बनाया गया है, फिर उसके बाद क्या ज़रूरत रह जाएगी? सुबह बनने के बाद जी नहीं, अगर यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच वैसे ही बन जाता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को वैसे ही एम्पावर कर दिया गया है कि यहाँ पर वो अपने फंड्स लगा सकते हैं, तो फिर उसके बाद सूबे की ज़रूरत क्या है? आपको पता तो है, एक मौसूफ जस्टिस थे जो कि अब जो खुद इस्तीफ़ा देके घर जा चुके हैं, उन्होंने तो फुल स्टॉप फुल कोर्ट बेंच लगा के फैसला दिया था कि फैसलाबाद को बेंच चाहिए नहीं। तो क्या आपको नहीं पता, जब हमारे बड़े बड़े नाम सियासतदान जब लाहौर जाते हैं, यहाँ नारे मारते हैं कि लाहौर फैसलाबाद हाई कोर्ट बेंच के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन जब लाहौर जाते हैं फिर उनके साथ मुतफिक हो जाते हैं। क्या सियासी शबखून नहीं मारे गए? मैं तो कहता हूँ मारे गए हैं। तो क्यों ना हम यहाँ से उन सियासी रहनुमाओं को इतनी बसीरत, इतना पावरफुल करें कि वो अपने शहर के फैसले खुद करें। यहाँ असम्बली हो, यहाँ बहस हो, या अच्छा, उससे क्या होगा, आपकी यूथ के अंदर बहुत सारी नई लीडरशिप बाहर आ गई। ये जो पुराने चेहरे हैं ना, ये थोड़े पीछे जाएंगे, क्योंकि उन सियासी जमातों ने उन्हीं को देने हैं जिन्होंने 4 कोड़े खाए हैं, 2 दिन जेलें काटी हैं। जब नई सियासी जमातें आएंगी, नए नौजवान आएंगे, अच्छा फैसलाबाद डिवीज़न के नाम के ऊपर नया विजन सामने आएगा कि इधर के लोगों की डिमांड्स क्या है, उसकी बुनियाद के ऊपर सियासी जमात कोई तख्लीक होगी, वो अपना मौक़िफ़ और अपना मंशूर लेके आएगी, तो नौजवान पीछे लगेंगे, हम वो भेड़ चाल के पीछे नहीं जाएंगे। नहीं, आपको लगता है कि यहाँ पर जैसे अगर हम मुशर्रफ दौर के हवाले से बात करें तो एक बड़ी पावरफुल बल्दियात थी, बड़े बड़े लोग सामने आए, तो मतलब ज़ाहिर नज़ीर साहब हैं या ज़ाहिर तौसीफ़ है या इवन मतलब चौधरी शेर अली साहब बाबा बल्दियात कहा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये मरकज़ी सियासत में कोई अपना नाम बहुत बड़ा नहीं बना सके। तो यूँ नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर ये सारा कुछ मामला इधर ही रह जाएगा और जब मरकज़ी तौर पर बारी आएगी फ़ंड्स लेने की तो ये फिर पीछे रह अच्छा, जाएगा? मैं अब पूरे फैसलाबाद के उन लोगों को गवाह बना के कहता हूँ कि आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या राणा जाहिद तौसीफ़ ने जब एक अहद किया था फैसलाबाद को पेरिस बनाने का, तो फैसलाबाद की तरक्की क्या थी? अगर 2005 वाली वो तरक्की जो 2001, 2, 5, 3, 4, 5 वाली तरक्की उस वक्त हो जाती, मैं आपको हल्फन कहता हूँ फैसलाबाद हाशमी साहब मुख्तलिफ नज़र आता। आखिरकार यही तो प्रॉब्लम है कि मेंबरान असम्बली के डेरे, बड़े घर, बड़े जो डेरे हैं वो वीरान हो जाते हैं। ये राना जाहिद तौसीफ़, चौधरी शेर अली, जाहिद नज़ीर, इनसे आज भी पूछें, राजा रियाज से पूछ ले जाके, वो कहते हैं कि हमें आज भी बल्दियात इलेक्शन करवा दें, हम बल्दियात की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि जी हाशमी साहब प्लीज़। इसमें ये है कि आपने जो बात की है राना जाहिद तौसीफ़ की, कि इनके दौर में ये मंसूबा जो है ना, वो पार्किंग प्लाजे वाला मंजूर हुआ, बजट एलोकेट हुआ आज से 20-22 साल पहले। तो मगर आज उसकी पोजीशन क्या है? बजट क्यों रोका गया? कौन कौन सी ताकतें थी जिन्होंने बजट रखवाने में अपना किरदार अदा किया? और आज शहर की पार्किंग का हशर देख लें, उसके जिम्मेदारों को इसमें चौक में खड़े करके सजाएं कौन देगा? क्यों नहीं दी जा रही? उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात भी राना जाहिद तौसीफ़ ने की। देखें क्या ये लोग चले गए, यही मौजूद हैं, उन्हें ज़रा सामने तो लेके उनका मंशूर देखें कि वो सियासी जमातों से नहीं थे, वो अवाम ने डायरेक्टली इलेक्ट किए। अच्छा, आपको लगता है कि कोई रेफरेंडम हो जाए, अगर इसमें सवाल पूछा जाए कि क्या पब्लिक सूबे चाहती है या नहीं चाहती, तो फिर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अच्छा, फिर इसमें थोड़ा सा ये रख लें कि मैट्रिक का खाना नीचे लिख लें कि जो मैट्रिक पास हैं, या मैं ये नहीं कहता कि मैं अनपढ़ को कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन या फिर ये रख लें कि जो 35 साल, जो 30 साल से ऊपर एज का है, वो रेफरेंडम में आए। आप उससे कम उम्र वालों को ना बताइए, उन्होंने आया था पहले पूछ लो सूबे का भी पता की होता या नहीं। यहाँ तो आप वज़ीर आला पूछे, वो कहते हैं शहबाज शरीफ होता है ना, हम अमूमी तौर पे सवाल करते हैं मीडिया के ऊपर, तो ये जवाब आता है। तो इसलिए कोई 30+ जहांगीर साहब लोगों को पूछा जाए, ताकि वो एटलीस्ट हम बाशऊर तौर पे उस पर अपना रेफरेंडम में हिस्सा डाल सकें। ये ना हो वो सारे जैनजी आकर लिख जाए नहीं तो मुड़ के रिवे फंसे रहिए। हाशमी साहब का रुख करूँगा। हाशमी साहब, माशाल्लाह आपने इस सियासत साफ़त के कूचे में बड़ी पूरी उम्र ही बसर कर दी है, तो मुझे इसमें आप ये बताना है, जैसे बिलाल डोगर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि यहाँ पर जो फैसलाबाद के सियासतदान हैं निगलेक्ट हुए और फैसलाबाद को बड़ी डेवलपमेंट मिली जब उनका राज था। आज के इस 2026 में हम देखते हैं कि फैसलाबाद में पॉलिटिशियंस हैं लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, वो पावरफुल है। तो क्या जब नए यूनिट्स बन जाएंगे, फैसलाबाद डिवीज़न एक सूबा बन जाएगा, तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अपना राज करेगी, इनकी तो सुनेगा कोई नहीं? उसमें अब्दुल रहमान साहब, मैं बात करूँगा सबसे पहले मियां जाहिद सरफराज की। जी बिल्कुल।
साबिक वज़ीर He दाखिला। is a very prominent name in our local politics. उन्होंने पहला इलेक्शन 71 में वो मेरे ही हलके से लड़ा था। मुझे पता था कि हाईली क्वालिफाइड, वेरी परफेक्ट स्पीकर, लोगों की बात सुनते थे वो। मगर जब अल्लाह ने उनको वो मुकाम दिया तो बदकिस्मती से वो पब्लिक के साथ अपना राब्ता जो है ना वो कायम नहीं रख सकते। नतीजा फिर क्या होता है कि जब कोई लीडर पब्लिक के साथ राब्ता अपना तोड़ लेता है तो फिर पब्लिक भी उससे तोड़ राब्ता तोड़ लेती है। बतौर सहाफ़ी एक बात मैं करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि देखें, लाहौर अब तक जो है ना वो सहाफ़ी 5 सहाफ़ी कॉलोनियाँ, 5 फेजेस जो हैं वो लाहौर दे चुका है अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी को। मगर बदकिस्मती ये है कि इट्स माई 48th ईयर इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। इन 48 सालों में मैंने एक कॉलोनी भी ऐसी नहीं देखी फैसलाबाद में जिसे हुकूमत ने सहाफ़ी कॉलोनी डिक्लेयर करके उसको सहाफ़ी कम्युनिटी को। यानी कि आप समझते हैं कि उधर के जर्नलिस्ट क्योंकि सीएम के करीब होते हैं तो वो Yes, अपना प्रेशर यूज़ करते यहाँ के हैं। सियासतदानों की कमजोरी है ये, मेरे ख्याल में मैं उन पर डालूंगा। ये उनकी नलायकी है कि वो अपने सहाफ़ियों को हक दिलवा नहीं सके। इसमें मैं इंडोर्स करूंगा आपकी बात को। देखिए, मुल्तान में भी सहाफ़ी कॉलोनी जो है ना वो नहीं थी, मगर जैसे ही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने सहाफ़ी कॉलोनी का ऐलान किया। और जब शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा बने तो उन्होंने उस्मान बुज़दार के साथ मिलके वो सारे वाजबात जो थे वो माफ़ करवा के सहाफ़ियों को कॉलोनी जो है वो फ्री दे दी। और जिन सहाफ़ियों ने वो डाउन पेमेंट जमा करवाई थी उनको बज़रिया चेक उनको कीमत वापस की। इसका मतलब ये है कि फैसलाबाद में ना कोई यूसुफ रज़ा गिलानी है और ना कोई शाह महमूद। ओके, बतौर जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि अगर कोई ऐसा रेफरेंडम होता है या कोई ऐसी मूवमेंट होती है तो आप सपोर्ट करेंगे कि यूनिट छोटे होने चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि रेफरेंडम आज तक जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है और यहाँ पे जो बंदा सिर्फ अपना नाम लिखता है ना उसको एजुकेटेड जो है ना वो तस्वर कर लिया जाता है, मगर उसकी सेंस, उसका शाऊर, उसका बहुत ज़रूरी है इसमें। वो बेसिक चीज़ है रेफरेंडम के लिए। अगर एक मतलब गधा रेडी वाला और एक प्रोफेसर जब अपने अपने वोट कास्ट करेंगे तो वोट की वैल्यू तो एक होगी। वो प्रोफेसर उठ जाएगा और वो जो हम जैसे लोग वोट डालेंगे वो जनाब वो कामयाब। वही जो कहते हैं कि बंदों को गिना करते गिना हैं जाता है, तोला नहीं जाता। चले, मैं जहांगीर अशरफ साहब की जानब जाऊंगा। जहांगीर साहब, मुझे बताइएगा, ये डिबेट ज़्यादातर जो कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से आ रही है, तो ये आम पब्लिक को मुतासर कर पा रही है? अच्छा, जैसे अभी बात हुई कि हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो इसका मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम है, वो यूथ बहुत कम है। क्योंकि हमारे यहाँ मैट्रिक के बाद अगर सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो मैं समझता हूँ हर साल कुछ 40 से 50 हज़ार बच्चा मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ देता है। कॉलेजेस में जाएँ तो उसके बाद भी इसी तरह से बड़ी तादाद छूट जाती है। तो कोई भी स्कूल अपने क्लास फेलोज़ में नज़र आप भी दौड़ाएँ और मैं भी दौड़ाऊँ तो हमें स्कूल का कोई क्लास फेलो की बामुश्किल ही कोई 2-4 ही नज़र आएंगे जिन्होंने मास्टर्स तक क्वालिफाई किया हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे पहले ही कहीं जॉब की तलाश में और रोज़गार में वो जुट जाते हैं। तो यही वजह है कि अगर तालीमी इदारों में ये बात हो भी रही है इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से, अच्छा सबसे पहला तो यही मसला है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ पहले ही बहुत कम है। हर ज़िला में या हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ मौजूद नहीं हैं, और अगर नई कुछ यूनिवर्सिटीज़ बना भी दी गई हैं कुछ छोटे अज़ला में भी, तो अभी वहाँ पर वो एक तो लेवल नहीं बना क्वालिटी एजुकेशन का भी। वही बात के मरकज़ से दूरी लगता ही नहीं कि सम टाइम कॉलेजेस को आपने यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया तो यूनिवर्सिटी बनते बनते सालों लग जाते हैं, और वो जो 1-2 साल 3 साल 4 साल में बनी है यूनिवर्सिटी उसका अभी क्या मेयार होगा, क्योंकि वहाँ सोच क्या होगी और वहाँ पर जो फैकल्टी होगी वो क्या होगी। अच्छा, यही सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अगर सूबे बना दिए जाते हैं बगैर तैयारी के तो वो कैसे रन करेंगे? अच्छा, इसमें देखें, स्टार्ट में किसी भी चीज़ को जब आप इनिशिएट करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं, मसाइल आते हैं। अब देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो हर ज़िले की अपनी एक एक पहचान है। हालांकि हर ज़िले में हर चीज़ होनी चाहिए ना, जैसे लाहौर में हर चीज़ है, आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाती है एक शहर में, क्योंकि वो मरकज़ के बिल्कुल मरकज़ ही उसको समझा जाता है। तो फैसलाबाद को जैसे टेक्सटाइल सिटी के हवाले से जाना जाता है। सियालकोट में अगर बात करें तो किसी और उसकी जो पहचान है वो एक और इंडस्ट्री है। इसी तरह से कुछ ऐसे अजला हैं जैसे
बागात के हवाले से मुल्तान का बड़ा जिक्र, और उसके बाद सरगोदा में अगर किन्नों की बात करें, या एक एक चीज़ हमने एक एक ज़िला को दी हुई है। अगर यही छोटे यूनिट्स बन जाएँ तो उस एक ज़िला में एक चीज़ ना हो, एक एंटिटी ना हो, वहाँ पर सब कुछ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम हो, वहाँ पर आपको हर सेक्टर मिले, एग्रीकल्चर भी हर छोटे यूनिट की भी ज़रूरत बने। जैसे हम कह रहे हैं ना कि फैसलाबाद खुद कफील होगा हर किस्म की एग्रीकल्चर में, तो बाकी अजला क्यों खुद कफील नहीं हो सकते अगर उनको बताओ कि हमने अपने सूबे की ज़रूरत को खुद पूरा आपको बार्टर ट्रेड करना वहाँ होगा। पर इंडस्ट्री भी लगेगी, वहाँ पर एग्रीकल्चर भी होगी, और वहाँ पर सारी चीज़ें, और वहाँ पर ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटीज़ का मेयार भी बुलंद होगा। चले, थैंक यू। मैं एंड पे बिलाल डोगर साहब की जानब जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर अवाम भी बात करती है, जर्नलिस्ट भी बात करते हैं, वकला भी करते हैं, ट्रेडर्स भी करते हैं, कोई सियासी जमातों की जानब से भी डिमांड है कि छोटे सूबे बनाए जाएँ, छोटे इंतजामी यूनिट बनाए जाएँ? अच्छा, अगर आप 28वीं तरमीम की तरफ बढ़े ना, तो आई थिंक डू यू रिमेंबर दिस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के अंदर ये शामिल है। तो वो सियासी जमात के कायद तो अंदर हैं, बानी अंदर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो सियासी जमात का बहुत बड़ी तादाद हमायती मेम्बरान असम्बलियों के अंदर मौजूद है। उनसे उम्मीद रखूँगा कि वो इस पर वोट दें कि आपका मंशूर है सूबे बनाना। वो कहते हैं मुखालिफ हैं 28वीं तरमीम की। मेरे ख्याल में फिर वो अपने मंशूर के ख़िलाफ़ हैं। आपको पता है ना इस चीज़ का कि उनके मुसवदे के अंदर ये चीज़ रिटन है कि हम पाकिस्तान में जब दौरे हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान को छोटे सूबों में तकसीम करके मतलब पावरफुल करेंगे। तो अब वक्त आ गया है, अगर आपका बानी अंदर है तो उसकी सोच को प्रिवेल करें, वोट दें, और कल को आप देखें, मेरी बात सुने, अगर आप पावरफुल इन सूबों को कर लेते हैं, आपकी यहाँ वोटिंग पावर हो जाती है। देखिए फैसलाबाद के अंदर आपको पता कितनी सीटें नून लीग जीती थी, लेकिन बाई इलेक्शन में वापस प्रिवेल किया। क्यों किया? क्योंकि आपने अपनी गैप छोड़ा, और सियासत एक इतनी बेरहम खेल है कि यहाँ जो भी अनअटेंडेड होता है वो फिर अनअटेंडेड ही वो माजी का हिस्सा। अच्छा, इसमें 18 अमेंडमेंट हुई तो यहाँ पर एक तवक्को बनी कि सूबों को बाख्तियार बनाया जा रहा है, तो उसके साथ साथ ज़िले भी बाख्तियार बन जाएंगे। तो ये क्या फिर से मुमकिन है? फ़र्ज़ करें कि अगर हम छोटे यूनिट में आ जाते हैं तो उधर फिर भी तो बल्दियात ज़रूरत होगी, लेकिन जैसे हुकूमतें अभी बल्दियात को इग्नोर कर रही हैं, स्पेशली पंजाब में, तो ये क्या गारंटी होगी कि वो छोटे यूनिट है वो ग्रास रूट लेवल तक इख्तियार देंगे? उनमें भी कैपिटल का मसला होगा। आज हम लाहौर के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, कल को बाकी ज़िले फैसलाबाद के ख़िलाफ़ बातें कर रहे होंगे। देखिए, मेरे ख्याल में हर किसी का अपना होगा ना, पता तो होगा रेवेन्यू जनरेशन कितना है। ये मसवदा पहले भी डिस्कस हो रहा है 28वीं तरमीम का, जिसके अंदर पाकिस्तान के जितने भी डिवीजन हैं उनको सूबे बना दिया है। गवर्नर का निज़ाम फाक के अंडर होगा, सदर मुमलिकत से डील करेगा, तालीम, सेहत और बल्दियात उसके अंडर होगा। लेकिन अब्दुर्रहमान साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त की ज़रूरत भी है। ये आवाज़ें उठती हैं, पंजाबी बलूचिस्तान नहीं जा सकता, KP के जाके कारोबार नहीं कर सकता, वो यहाँ के पठान इलेक्शन लड़े हैं, क्यों लड़े हैं, बलूची लड़े हम। ये जो एक लासानी तकसीम शुरू हो चुकी है ना, इसको भी ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल सूबाइयत का लफ्ज़ अब एग्जम्प्ट करना पड़ेगा। देखें, जनूबी पंजाब वाले हैं वो सेंट्रल पंजाब को कसूरवार समझते हैं। अगर कोई बैकवर्ड एरिया का अफसर बन के आ जाता है, वो समझता है फैसलाबाद के कारोबारी अफराद ने हमारा हक़ खाया है, उसे दफ्तर के बाद 6-6 घंटे बिठाया रखता है। ये सोच बहुत तेज़ी से प्रवेल कर रही है। इसको अब रोकने के लिए मेरे ख्याल में ये इंतज़ामी ढांचे को तकसीम करना होगा। उसका फ़ायदे बहुत सारे होंगे, साथ साथ सिविक सेंस के साथ साथ बहुत सारे, जैसे हम अमूमी तौर पे कहते हैं फैसलाबाद लाहौर तो 10 साल पीछे है, ये 10 साल का जो गैप है ये निकल जाएगा जब हमारे राइट्स, हमारे हकूक़, आप ये अंदाज़ा करें ना कि मैं आपको कचहरी बाज़ार आपका बन गया, आपका कारखाना, आपका मीनपुर बाज़ार और जंग बाज़ार के लिए कमिश्नर ने साइन करके भेजा हुआ है और महीना हो गया जी, अभी तक वहाँ से मंजूरी नहीं हो रही। मतलब हम इतने महदूद हैं कि एक बाज़ार का हमने बना के ढांचा, बाकी बाज़ार हमने लंगड़े लूले करके हम बैठे हैं, पंजाब गवर्नमेंट मंजूरी देगी तो हम बजट हमारा, टैक्स हमारा लगना हम पे है, लेकिन हम इंतज़ार में हैं जी लाहौर सरकार इजाज़त देगी तो बनाएगी। तो जहाँ बहुत सारे सूबाइयत, तासुब और नफ़रतें हैं, ये भी ख़त्म करने में मेरा मानना है कि इसमें मददगार साबित हो सकता है। चलें, थैंक यू डॉक्टर साहब, हाशमी साहब, जहांगीर साहब, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये डिबेट थी जिसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की जा रही है, इख्तियारात का जो इर्तकाज़ है वो बांटा जा रहा है छोटे यूनिट्स में, तो आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो है एक मजबूत फेडरल की बात की जाती है। पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट भी कई लोगों को हज़म नहीं हो रही कि वहाँ पर वो वापस करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि फेडरल एक मजबूत जो है वो फेडरल हो। दूसरी जानब जो सूबे है वो चाहते हैं कि सूबों के जो कैपिटल है वो मजबूत हो, जो CM है वो मजबूत हो। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो इख्तियारात का तवाज़ुन
तवाज़ुन है वो नीचे सतह पे नहीं बनाया जाता। छोटे यूनिट्स होंगे तो कम से कम लोगों का ये गिला दूर होगा। आपको ये डिबेट कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।